प्रोफेसर स्टीवार्ट बॉटनी में दुनिया के पहले 4 माहिरीन में शुमार होते थे। ये 1890 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमएससी की और अपने आप को 3 साल के लिए चर्च के हवाले कर दिया और चर्च ने इन्हें 1911 में रावलपिंडी भिजवा दिया। अमेरिका में 1837 में चंद पादरियों ने चीन और हिंदुस्तान में तालीमी इदारे बनाने के लिए एक मिशन एजेंसी बनाई थी। अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटियों के पोजीशन होल्डर्स तालीम मुकम्मल करने के बाद खुद को 3 साल के लिए मिशन के हवाले कर देते थे और मिशन इन्हें चीन और हिंदुस्तान में अपने स्कूलों और कॉलेजों में भिजवा देता था। मिशन ने 1893 में रावलपिंडी में पहला कॉलेज बनाया था। ये कॉलेज मिशनरी एंड्रयू गॉर्डन ने बनाया था, लिहाजा ये इस मुनासबत से गॉर्डन कॉलेज कहलाता था। प्रोफेसर स्टीवार्ट को रावलपिंडी भिजवा दिया गया। स्टीवार्ट ने रावलपिंडी में 3 साल बच्चों को बॉटनी पढ़ाई। ये उस जमाने में मौजूदा पाकिस्तान का बॉटनी का पहला प्रोफेसर था। स्टीवार्ट 1914 में अमेरिका वापस गया, मगर वो अपना दिल रावलपिंडी में छोड़ गया। इसने मिशिगन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। अपनी क्लास फेलो इजाबेल कैरोलिन डारो से शादी की। इजाबेल बॉटनी के दुनिया के बड़े माहिर जॉर्ज एम डारो की बहन थी। स्टीवार्ट पीएचडी के बाद अपनी बीवी के साथ वापस रावलपिंडी आया और गॉर्डन कॉलेज में बाकायदा मुलाजमत कर ली। वो क़याम पाकिस्तान के बाद 1960 तक गॉर्डन कॉलेज में पढ़ाता रहा। कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा। रिटायरमेंट के बाद अमेरिका वापस गया और मिशिगन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गया। इसने ज़िंदगी में 30,000 मुख्तलिफ पौधों पर काम किया और ये आज भी बॉटनी की दुनिया में नामवर है। स्टीवार्ट का इंतकाल 103 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में हुआ। ये और इनकी बेगम दोनों 50 साल रावलपिंडी में पढ़ाते रहे। प्रोफेसर की दोनों बेटियां पाकिस्तानी हिंदुस्तान में पैदा हुईं। उन्होंने तालीम भी गॉर्डन कॉलेज से हासिल की। चुनाचे ये ख़ानदान हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रावलपिंडी को बहुत अच्छी तरह जानता था। प्रोफेसर स्टीवार्ट ने 1960 में अपनी अलविदाई तकरीर में इस खित्ते के बारे में बड़ी खूबसूरत बात की। इसका कहना था, पाकिस्तानी एक नाकारा और मफलूज कौम है। इसका कहना था, इस कौम को पहले इसकी माएँ निकम्मा बनाती हैं। ये अपने बच्चों का हर काम खुद करती हैं। इनके कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं, बच्चों को जूते पॉलिश करके देती हैं, लंच बॉक्स तैयार करके बच्चों के बस्तों में रखती हैं और वापसी पर बॉक्सेस को निकाल कर धोकर खुश्क भी खुद करती हैं। बच्चों की किताबें और बस्ते भी माएँ साफ करती हैं और इनके बिस्तर भी खुद लगाती हैं। चुनाचे बच्चे नाकारा और सुस्त हो जाते हैं और ये पानी के गिलास के लिए भी अपने छोटे बहन भाइयों को आवाज़ लगा देते हैं या माँ को ऊंची आवाज़ में कहते हैं, अम्मी पानी तो दे दो। पाकिस्तानी बच्चे इस कल्चर के साथ जवान होते हैं और इसके बाद इनकी बीवियां आ जाती हैं। ये इन्हें अपना मजाजी खुदा समझती हैं और गुलामों की तरह इनकी खिदमत करती हैं। ये भी इनका खाना बनाती हैं, कपड़े धोकर इस्त्री करती हैं, इनके वाशरूम्स साफ करती हैं, इनके बिस्तर लगाती हैं और फिर इनकी नफरत, हकारत और गुस्सा बर्दाश्त करती हैं। चुनाचे मैं अगर ये कहूँ, पाकिस्तानियों की माएँ बच्चों की नर्सें, बीवियाँ मुलाजमाएँ और छोटे बहन भाई गुलाम होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। लिहाजा सवाल ये है, जो लोग इस माहौल में पल बढ़ कर जवान होते हैं, क्या वो नाकारा और मफलूज नहीं होंगे? प्रोफेसर स्टीवार्ट का कहना था, अगर तुम लोगों ने वाकई कौम बनना है तो फिर तुम्हें अपने बच्चों को शुरू से अपना काम खुद करने और दूसरों बिलखसूस वालिदैन की मदद की आदत डालना होगी, ताकि ये बच्चे जवानी तक पहुंचकर खुद मुख्तार भी हो सकें और जिम्मेदार भी। तुम खुद फैसला करो, जो बच्चा खुद उठकर पानी का गिलास नहीं ले सकता, वो कल कौम की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? पाकिस्तानी कौम के बारे में ये ऑब्जर्वेशन प्रोफेसर स्टीवार्ट ने 64 साल कबल 1960 में दी थी। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या ये बात गलत थी और क्या ये इस कौम की बीमारी की दुरुस्त तशखीस नहीं थी? मैंने अहमद इकबाल की किताब इकबाली बयान में केमिस्ट्री के अमरीकी प्रोफेसर R.F. टेबी का एक वाक़या पढ़ा। वो गॉर्डन कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे। प्रोफेसर को तालिबे इल्मों ने कहा, आप रोज़ा रखें। प्रोफेसर ने रख लिया। बच्चों ने इसके बाद इसरार किया, आप हमारी अफ्तारी का बंदोबस्त करें।
प्रोफेसर ने पूरी क्लास को अपने घर बुला लिया। तालिब इल्मों को प्रोफेसर के घर जाकर पता चला इनके घर नौकर नहीं है। वजह पूछी तो प्रोफेसर ने बताया, घर में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी बीवी और एक बच्चा, लिहाजा हमें नौकर की ज़रूरत ही नहीं, हम अपना काम खुद कर लेते हैं। अफ्तार के वक्त तालिब इल्मों ने देखा प्रोफेसर और इनकी बीवी खुद अपने हाथों से खाना लगा रही हैं। 50 तालिब इल्मों का खाना भी दोनों ने बनाया था, जबकि स्टूडेंट्स टांग पर टांग चढ़ाकर कुर्सियों पर बैठे हैं। आखिर में प्रोफेसर ने तालिब इल्मों को लाइन में खड़ा किया, इन्हें प्लेटें पकड़ाईं और प्रोफेसर की बीवी ने इनमें खाना तकसीम किया। प्रोफेसर ने भी लाइन में लगकर खाना लिया। आखिर में तमाम बर्तन भी दोनों मियाँ बीवी ने समेटे। ये देखकर तालिब इल्मों को बहुत शर्म आई। अहमद इकबाल ने शायद यूरोप या अमेरिका नहीं देखा था, वरना वो इस वाक़ये का इस हैरत से जिक्र ना करते, क्योंकि पूरे यूरोप और अमेरिका में ये आम सी बात है। आप अमेरिकी सदर के घर भी जाएं तो वो खुद उठकर आपकी खिदमत करेगा। यूरोप में भी खरबपति खानदानों की बेगमात बर्तन समेटती हैं। मुझे एक बार इमरान खान ने बताया, गोल्ड स्मिथ फैमिली में मुलाजमीन नहीं है, ड्राइवर भी शाम 4 बजे चला जाता है और घर का सारा काम मेरी सास एनाबेल गोल्ड स्मिथ करती हैं। मैं जब उनके घर जाता हूँ तो मुझे भी अपना काम खुद करना पड़ता है। चुनाचे यूरोप और अमेरिका बल्कि सारी फर्स्ट वर्ल्ड में लोग ना सिर्फ बचपन से अपना काम खुद करते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं, जबकि हमारे मुल्क में लोगों को पानी का गिलास भी अपनी मेज़ या कुर्सी पर चाहिए होता है और ये गिलास उठाता और धोता भी कोई और है। चुनाचे क्या फिर हमारी कौम मफलूज और नकारा नहीं, और इसे नकारा और मफलूज बना कौन रहा है? ये जुर्म हमारा कल्चर और हमारी ख़ानदानी रिवायात कर रही हैं। हमें सबसे पहले हमारी माएँ मफलूज बनाती हैं, ये हमारे जूते भी पॉलिश करती हैं और हमारे टिफ़िन बॉक्स भी साफ़ करती हैं। इसके बाद हमारा वालिद हमारी सुस्ती और समाजी फालिज का जिम्मेदार होता है। ये मरने तक हमें गर्म हवा नहीं लगने देता, ये बच्चों के बच्चे भी पालता है। इसके बाद हमारे बहन भाई जिम्मेदार होते हैं, ये हमें बिस्तर पर खाना, चाय और पानी देते हैं। हमारे मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ भी साफ करते हैं और रही सही कसर हमारी बीवियाँ पूरी कर देती हैं। ये गुलामों की तरह हमारी खिदमत करती हैं। चुनाचे हम लोग जिस्म से लेकर रूह तक नाकारा और मफलूज हो जाते हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों को अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ और ख़ुद चाय पेश करता हूँ। आप यकीन करें, लोग मुझे हैरत से देखते हैं, ये शर्मिंदा भी हो जाते हैं, जबकि सेंट्रल एशिया से लेकर अमेरिका तक 80% दुनिया ये करती है। वहाँ अगर किसी दफ्तर या घर में मुलाजिम मेहमानों की खिदमत कर रहा हो और साहिब टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा हो तो लोग उसे बदतमीज समझते हैं। मेहमान भी अपना ग्लास, कप या प्लेट मेज़ पर छोड़ जाए तो वो बदतहजीब समझा जाता है, जबकि हमारे मुल्क में बिल्कुल उल्ट है। यहाँ चाय और खाना मुलाजिम देगा और मेहमान पूरे घर में गंद मिचा कर जाएगा। आप अपना समाजी दिवालियापन देखिए। हम जब भी किसी शख्स की तारीफ करते हैं तो बड़े हसरत या फ़ख्र से कहते हैं, उसके घर में 10 मुलाजिम हैं या वो चाय भी बिस्तर पर पीता है। हमारी नज़र में हाथ से काम करने वाला शख्स भी बेचारा होता है और ये वो रवैया है जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया से पीछे हैं। हमें जब अपनी शिट धोने के लिए भी दूसरा शख्स चाहिए, हम जब अपना गुसल खाना और वाशरूम भी साफ़ नहीं कर सकते, और हम जब अपनी प्लेट और गिलास भी उठाकर किचन में नहीं रख सकते तो फिर हम मनहसुल कौम अपना बोझ कैसे उठाएंगे? हम तरक्की का सफ़र कैसे करेंगे? ये याद रखें, दुनिया में फ़र्द हो या कौम, ये माँ की गोद में बनती है, और जब माएँ बच्चे की चीख सुनकर इसे दूध पिलाना शुरू कर दें या बच्चा रोकर ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़कर अपने वालिदैन से अपनी हर ख्वाहिश मनवा लेगा तो फिर वो बड़ा होकर हुकूमत को गंदम खरीदने, नौकरी देने और पेट्रोल, गैस और बिजली के बिल मुआफ़ करने पर मजबूर क्यों नहीं करेगा? वो आज़ाद कश्मीर में पुलिस एहलकारों को दरिया में धक्का क्यों नहीं देगा और ये तनख्वाहों में इजाफे के लिए सड़कें क्यों बंद नहीं करेगा? आप यकीन करें, हमारे मुल्क में मौजूदा सूरत हाल की वाहिद वजह हमारे वालिदैन हैं। ये हमें बचपन से खुद इनासारी का सबक नहीं देते, ये ब्लैक मेल होकर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं।
چنانچہ ہم بڑے ہو کر ایک طرف اسٹیٹ کو بلیک میل کرتے ہیں اور دوسری طرف مرنے کے بعد تک دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری قبر کی ذمہ داری بھی دوسروں کے کندھوں پر ہوتی ہے، جبکہ گورے اپنی قبر کے پھولوں تک کی ادائیگی کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لہٰذا پھر سوال یہ ہے، ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھیں گے؟